हाँ, तो आज अपना जो पार्ट 8 है, 8वां पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज एक बात ये भी ध्यान रखना, आप आज के सेशन में अपने कुछ फैक्ट भी रखे हैं, तो आप चाहें तो वैसे रोजाना की तरह ही आप उसी नोटबुक में उतार सकते हैं, और चाहो तो अगर फैक्ट की छोटी मोटी कोई अलग से नोटबुक बना रखी हो तो वो भी आज के सेशन में है। ठीक है, आज का सेशन से पक्का है कि एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाला है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि गर्भावस्था या प्रसव बोल दो, चाहे गर्भावस्था बोल दो, एक ही बात है। गर्भावस्था या प्रसव में पशुओं की देखभाल, एक तो ये है गर्भावस्था अथवा प्रसव में पशुओं की देखभाल कैसे करें, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जैसे गर्भावस्था है, वो प्रेग्नेंट अगर है गाय या भैंस, तो उस टाइम पर हमें क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए, वो सारी बातें हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी रखनी है। इसके अलावा पशु का गर्मी या ताव में आना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, मतलब ये टॉपिक है भाई। पशु का गर्मी या ताव में आने का मतलब है जब वो गर्मी या ताव में आती है उसको कहते हैं ना पाली में आ गई, भैंस का गाय का पाली में आना, ये सीधे सीधे वर्ड है। अपन बाद में राजस्थान शब्दावली भी पढ़ेंगे। तो पशु का गर्मी में आना, पशु का ताव में आना, पशु कहते हैं पशु पाली गाल ली भाई, पाली में आ गई, मतलब अब वो है कि अब वो प्रेग्नेंट की सीमा मतलब उस पर है, उस टाइम जैसे मेल और फीमेल को अपन मिलाते हैं, तो ये चीजें होती है। ठीक है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे आती है, क्या करती है, सारी बातें जानना बहुत जरूरी है। और फिर इसके बाद में रहेगा इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये 3-4 चीजें अपने सेशन में, जैसे पिछले सेशन में 2 टॉपिक एक साथ कंप्लीट किए थे, वैसे यहां से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके कम से कम ये 2-3 छोटे मोटे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये टॉपिक अपने रहेंगे आज के, तीनों अपन देख लिए एक। गर्भावस्था प्रसव पशुओं की देखभाल कैसे करें, पशु गर्मी ताव में इंपॉर्टेंट फैक्ट। सबसे पहले अपन देखते हैं कि गर्भावस्था में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उस टाइम पर पशुओं की देखभाल कैसे कैसे करनी चाहिए, हमें क्या उनको खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए। तो देखो कि गर्भकाल के अंतिम 2 महीनों में, जो अंतिम 2 महीने हैं, उसमें जीवन निर्वाह हेतु दी गई खुराक के साथ साथ भाई जो चारा दे, जीवन निर्वाह का मतलब है जो अपन को चारा खिला रहे हैं, जिससे लाइफ चल रही हो तो ठीक है, उनके साथ साथ में आपको लास्ट के 2 महीने जो होते हैं, जैसे कि भैंस 10 महीने 10 दिन में भी आती है, गाय 9 महीने 9 दिन के अंदर भी आ जाती है। तो ऐसा मान लो कि भैंस 8 महीने बाद, 9वां 10वां जो महीना है उसमें गाय का ऐसा मान लो 8वां 9 महीना है, उनमें 1 से 1.5 किलो अतिरिक्त दाना देना चाहिए। और धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते जब तक ब्याती है, इसको आप 2, 2.5, 3 किलो तक भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, दाना ये जो भाई वो हरा चारा तो अपन दे ही दे रहे हैं, वो तो देना ही देना है, उसके साथ में दाना भी थोड़ा देना है ताकि अंदर जो उसका बच्चा है वो सुरक्षित जन्मे। ठीक है, और उसको भी तरीके से उसको जो है खुराक मिलती रहे। गर्भित पशु को उचित व्यायाम मिलना चाहिए, एक्सरसाइज, व्यायाम बहुत जरूरी है। अब आप सोचेंगे व्यायाम से आप जिम खोलेंगे, इसके लिए जिम नहीं खोलना है। व्यायाम के लिए यही है कि भाई वो हरा चारा जब चल रही है तो बस इधर उधर थोड़ी घूमे टहले, घुमाओ आप, ऐसा हाथ से रस्सी पकड़ लो, जो भी होता है जेवड़ा पकड़ लो उसका और घुमाओ खेत के अंदर, थोड़ी घूमे। या फिर ज्यादा बेस्ट होगा कि अगर हरे चारे का जो अड़ाव होता है, जो बीहड़ होता है, जो अपने पीछे पड़ा था चारागाह होता है, उसमें छोड़ दो थोड़ी खुली उसको, ताकि चरेगी घूमेगी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। समय समय पर पशु चिकित्सक द्वारा गर्भित पशु के स्वास्थ्य और गर्भ की जांच भी करवाते रहना चाहिए। ठीक है, मतलब भाई इससे क्या पता चलता है कि वो स्वस्थ, अंदर स्वस्थ है, यानी कभी कभी अपन को डॉक्टर बुला के अगर आपको थोड़ी बहुत ऐसी एक्टिविटी लगे तो चेक करवा लेना चाहिए। गर्भावस्था के अंतिम दिनों में गर्भित पशु को अन्य पशुओं के साथ में नहीं बांधना चाहिए, थोड़ा उनके साथ में उनसे थोड़ा अलग करो, अलग बांधो उनको, साफ सुथरे माहौल में रखो, सूखा बिछावना भी कर सकते हो, नीचे कुछ बिछा भी सकते हो ताकि वो स्वस्थ रहे, कोई छोटे मोटे कंक्रीट वगैरह ना हो, चुभे नहीं अंदर बच्चे के। और थोड़ा हवादार आवास में बांधना चाहिए, और समय समय पर पशु की देखभाल आपको करते रहना चाहिए, कराना भी चाहिए डॉक्टर वगैरह से। ठीक है, फिर गर्भावस्था के दौरान, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के दौरान अंतिम 2 माह को छोड़कर दौरान भी पशुओं को खतरनाक व जानलेवा बीमारियां जैसे कि खुरपक्का, मुंह पक्का, गलघोंटू, फड़किया, ये सब रोग पड़ेंगे अपन जब इनके पशु रोग पड़ेंगे, ये सब रोग हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, ये जो बच्चा जन्मेगा उसके भी हो सकते हैं, लेकिन इनके अभी टीके चल रहे हैं, तो हमें इनसे बचाव हेतु समय समय पर टीकाकरण भी करवाना चाहिए। जैसे अपने इंसान जो होते हैं, महिलाएं जो होती है वो भी तो टीका लगवाती है, तो वैसे इनके लिए भी टीके बने हुए हैं ताकि ये खुरपक्का है, मुंह पक्का है, फड़किया है, ये गलघोंटू वगैरह रोग ना हो।
इनके लिए बहुत अच्छे अच्छे टीके बने हुए हैं, और टीके अगर जन्मते ही लगा देंगे तो जन्मने वाले बच्चे के भी नहीं होगा, ठीक है ना, ये चीज हो गई। फिर उससे मेहनत का काम नहीं करवाना। अब जैसे खूब सारे लोग ऐसे भी तो है ना, छोटे मोटी किसान भाई जो हैं वो कुछ भैंस वगैरह को कुछ काम में भी लेते हैं, छोटा मोटा काम भी करवाते हैं, जैसे वो छोटी मोटी वजन ढोने का छोटा मोटा काम करवाते हैं, वो नहीं करवाना। या फिर कहीं चरने के लिए लेके जाते हो तो बहुत दूर तक नहीं लेके जाना उनको, क्योंकि उनके जोर पड़े, मेहनत हो, थके, मेहनत का काम में नहीं लेना चाहिए उनको। और ब्याने के 1-2 सप्ताह पूर्व, कि अब तो बस 15 दिन ही बचे हैं, 10 दिन ही बचे हैं, तब जानवरों को चारागाह में चरने के लिए भेजना बंद कर दो। अब तो चारागाह में मत भेजो, हो सकता है वहां पर कहीं दूसरे जानवर या फिर कैसे कुछ ऐसा उटपटांग खा जाए, ज्यादा खा जाए तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो उस टाइम अगर ऐसा कुछ खा लेगी तो गर्भपात हो जाएगा उसका, ठीक है। गर्भित पशुओं को अन्य पशुओं से दूर बांधना चाहिए, तथा विशेष रूप में ऐसे पशु से तो पक्का ही दूर रखना चाहिए जिनके ऑलरेडी गर्भपात होने की समस्या है। भाई देखो, जैसे अपने कोई भैंस है, वो अब की बार 3 नंबर पे भी आ रही है, 2 नंबर पे भी आ रही है, लेकिन वो पहली बार जब ब्याई थी तो गर्भपात हो गया था। या फिर ऐसा मान लो कि 3 नंबर पे 2 बार में भी उसका गर्भपात हो चुका था, बीच बीच में गर्भपात होता है। ऐसे गर्भपात जब होता हो तो ऐसे पशु को उन बाकी सब पशुओं से दूर बांधना चाहिए, क्योंकि पशु को देख के आपस में गुस्सा करना वगैरह से भी गर्भपात हो जाता है, ये नियम है। इसलिए ऐसे पशु को अकेला रखो ताकि वो शांति से रहे, ये चीज है। पशुओं को गर्भित कराने की तिथि का एक लेखा जोखा अगर आप रख लेते हो भाई, जैसे कि हालांकि किसान भाई रखते हैं या जो भी पशुपालक जो होते हैं वो रखते हैं कि उनकी भैंस जो है कब प्रेग्नेंट हुई थी, उनको पता रहता है, लेकिन फिर भी अगर लेखा जोखा कोई ना रखे तो दिक्कत है। उससे क्या फायदा होगा भाई, ये पता चल पाएगा कि इसका महीना कौन सा चल रहा है, ताकि आप उसकी सेहत पर ध्यान दे सको, ठीक है। तो पशुओं को गर्भित करने की तिथि का लेखा जोखा मोटा मोटी रख लेते हो तो इससे गर्भित पशु के ब्याने के समय का अंदाजा रहता है, किसी भी तरह की गुंजाइश, गलती होने की गुंजाइश नहीं रहती है। फिर अपन लिखा भी है कि गाय का जो गर्भकाल है 282 दिन का होता है, तो 9 महीने 9 दिन जिसको अपन बोल सकते हैं, 9 महीने 9 दिन। तो मतलब अगर लेखा जोखा रखा हुआ है कि भाई इस महीने में प्रेग्नेंट हुई थी, तो बस उससे 9 महीने 9 दिन के बाद में उसके बाद बच्चा जन्मेगा। और भैंस का गर्भपात जो गर्भकाल होता है वो 310 दिन का होता है। देखो दिन भी इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन तैयार है ये, दिन तो इंपॉर्टेंट है, ये 282 दिन गाय के, 310 दिन भैंस के, लेकिन महीने भी इंपॉर्टेंट है। 10 भैंस के 10 महीने 10 दिन, इसके 9 महीने 9 दिन, ठीक है ना। ये दोनों का गर्भकाल का टाइम पीरियड है, ठीक है। जैसे इंसानों का होता है 9 महीने में, वैसे 9 महीने 9 दिन रखा गया है अपने महिलाओं की तरह, ठीक है। ऐसे गाय के ब्याने के 7 से 9 सप्ताह पूर्व दूध निकालना बंद कर दो, ताकि पशु का दूध सूख जाए, है ना। ये बहुत जरूरी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई, कोई गाय या भैंस जो होती है, गाय ओब्लिक भैंस दोनों ही, जहां पर भी गाय लिखा होता है उसका मतलब भैंस भी है, वो बात भैंस के लिए भी लागू होती है, सभी पशुओं के लिए लागू होती है। तो देखो भाई, जैसे कोई भैंस ब्याने वाली है तो 7 से 9 सप्ताह का मतलब है 1 महीने में 4 वीक होते हैं लगभग, तो मतलब 8-9 वीक का मतलब ये हो गया कि 2 महीने, कम से कम 2-2.5 महीने पहले आप दूध निकालना बंद कर दो। क्योंकि खूब सारी गाय भैंस ऐसी होती है जो पूरे टाइम दूध देती रहती है, और वो लालच के अंदर जो पशुपालक होते हैं दूध निकालते रहते हैं, उससे जो अंदर उसका बच्चा बन रहा है उसकी भी पौष्टिकता में कमी आएगी, और आने वाले टाइम में वो दूध कम देगी फिर नॉर्मल से। ये बहुत जरूरी होता है, पशुपालक इस बात को समझते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है। ये एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे आएंगे, ध्यान रखना, सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे कि गाय के ब्याने के 7 से 9 सप्ताह पूर्व दूध निकालना बंद कर देना चाहिए, ताकि पशु का दूध जो सूख जाए, नेक्स्ट वापस नया दूध बने। खनिज लवण मतलब नमक, साल्ट, अपने पहले बात की थी, खनिज लवण उचित मात्रा में देना चाहिए, ताकि और पाचनशील भोजन होना चाहिए। और गर्भवती गाय को अन्य गायों से अलग कर देना चाहिए, गाय को गर्मी सर्दी से बचाना चाहिए, और ब्याने के लगभग 1 सप्ताह पूर्व 50 से 100 ग्राम अजवाइन प्रतिदिन खाने के तेल के साथ में देना चाहिए। सबसे बेस्ट अजवाइन क्या होती है, अपने भी जैसे कभी डाइजेशन या ऐसा होता है वीक होता है, तो अपन अजवाइन की कहते हैं, अजवाइन ले लो थोड़ी सी, अजवाइन से जी सोरा रहता है, एकदम सही रहता है शरीर। तो अजवाइन 50 से 100 ग्राम अजवाइन दे दो उनको, तो उनका डाइजेशन भी सही रहेगा और वो जो है सही रहेंगे, ठीक है ना। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्या है, ब्याने या प्रसव से कुछ दिन पूर्व के लक्षण, ये चीज भी जानना बहुत जरूरी है भाई। जैसे कोई भैंस या गाय जो ब्याने वाली है, तो उसके पहले लक्षण कैसे दिखाई देंगे, मतलब अपन को वो पता तो होना चाहिए ना भाई, उसके क्या क्या सिम्टम्स है, क्या क्या लक्षण है, ताकि अपन पहचान सके कि हाँ अब ब्याने का समय नजदीक आ गया है, अब हमें इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए वो सब। तो यानी कि ब्याने से कुछ दिन पूर्व से
गर्भित पशु का पेट बिल्कुल फूल जाता है और नीचे की ओर लटक जाता है। ये जैसा लटका लटका सा होता है ना, ऐसे लटक सा जाता है और उसका वजन बढ़ जाता है। वजन तो खैर बढ़ना ही है, ठीक है। और उसके जो थन होते हैं, जैसे वो दूध निकलता है, थन फूल जाते हैं, जैसा ऐसा लगता है जैसे थन में दूध आ गया हो। थन फूल जाते हैं तथा कभी कभी उनमें से दूध भी थोड़ा थोड़ा निकलने लग जाता है। इट मीन्स कि अब जो है ये ब्याने में बिल्कुल समय नज़दीक है और हमें इनकी अब थोड़ी देखभाल ध्यान से करनी चाहिए। गर्भित पशु के जननेंद्रियां जहाँ होती है, जहाँ से मतलब डिलीवरी होनी है उस स्थान के आसपास, उसके चारों तरफ तथा पूंछ के चारों तरफ का भाग थोड़ा ऊपर सा जाता है, फुल सा जाता है, जो कि फूलकर एवं ढीला पड़कर थोड़ा हल्का सा लटक सा जाता है। बिल्कुल ऐसा फूल के फिर लटक सा जाता है और उसमें फुलावट आ जाती है, ठीक है। ये सब लक्षण है, सिम्टम है। और दूसरी बात, प्रसव से पूरे गाय या भैंस उठना बैठना चालू कर देती है, ठीक है। उठती और बैठती है, बार बार उठेगी बैठेगी। इसका मतलब क्या है कि अब टाइम नज़दीक है। और गाय बार बार मूत्र त्याग भी करती है और गोबर पतली अवस्था में करती है। मूत्र त्याग के साथ में गोबर बहुत पतला करती है। इट मीन्स बिल्कुल अब ब्याने के बिल्कुल समय नज़दीक है। गाय चारा दाना आदि खाना बंद कर देती है, चारा खाना सब बंद कर देती है, सिर्फ उठक बैठक करती है, यूरिन पास करती रहती है और जो क्या है मतलब मूत्र त्याग करके साथ साथ में गोबर पतला करती है। और प्रसव से के पूर्व योनि से चिकना तथा लार के समान कुछ लिसलिसा पदार्थ निकलना प्रारंभ हो जाता है। व्हाइट कलर का सा हो जाता है, चिकना वो योनि से निकलना, चिकना लार जैसा वो निकलना शुरू हो जाता है। इट मीन्स भी यही है कि अब मतलब ब्याने वाली है। और कभी कभी गाय खड़ी होती है, भैंस खड़ी होती है, ऐसे पैर को झटका मारती है ना, मतलब बार बार लात झटकती है। ये भी एक लक्षण है। और अयन का मतलब समझ गए आप, गादी जो होती है, जो उनके थन होते हैं, थन के ऊपर का पोर्शन जो होता है, जिसमें मैंने आपको पूरी बात बताई थी कि अगर ऐसे नसें हमें दिखती है, शिराएं दिखती है, तो उसके अच्छा खासा दूध होता है। तो यहाँ पर भी जो ब्याने वाली गाय या भैंस है, उसका जो अयन है वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, डेवलप हो जाता है, मतलब फूल के बड़ा हो जाता है तथा उसमें खींस भर जाता है। खींस होता है ना, बिल्कुल यही वो खींस है जो सबसे पहले इसके बच्चे को पिलाना चाहिए, जिसके बारे में अपने पिछले वीडियो में बात की थी। नवजात को वो खींस पिलाना चाहिए। कीस भी कहते हैं, कोई खींस बोलते हैं, अलग अलग जगह उसका नाम है। कोलेस्ट्रम इंग्लिश में बोला जाता है। वो कोलेस्ट्रम जो खींस है वो उसमें भरता है, वही खींस होता है जो सबसे पहले बच्चा उसका पीता है। तो ये सब लक्षण है अपने देखे, 3 तो ये हो गए और 3 9 हो गए ना। 9 लक्षण है जो किसी भी गाय या भैंस के ब्याने से पहले सिम्टम है, लक्षण है कि तो समय उसके बाद हमें तैयारी कर लेनी चाहिए कि अब भैंस या गाय ब्याने वाली है। अब चलो भाई, अब ब्याने वाली है ना, समय बिल्कुल नज़दीक है। तो ब्याने के समय हमें कैसे कैसे सावधान रखनी चाहिए। ऐसा थोड़ी कि बस ब्याह रही हर कोई जैसे, ऐसा नहीं। उसमें भी पूरी सुविधा ये है कि अब बिल्कुल जैसे आज ही ब्याने वाली है, ठीक है। तो हमें क्या करना उससे पहले कि गर्भावस्था के अंतिम दिनों में पशु को प्रसव कक्ष जो है, जहां पर उसकी डिलीवरी होनी है, मतलब जहां वो बच्चा देगी, वो प्रसव कक्ष में बिल्कुल अलग रखो, सबसे अलग रखो, कोशिश करो अलग हो बिल्कुल, ताकि ब्याते समय किसी प्रकार की असुविधा न हो। जैसे आसपास में वो थोड़ी उछल कूद भी करे और आसपास में कोई इंसान भी रहे जो भी उसके पाड़ी पाड़ा या बछड़ा बछड़ी जो भी उसको खींचे वगैरह, तो एक स्पेस मिल जाए। और दूसरा कोई पशु पास में रहेगा तो कभी कभी क्या आपस में वो भी उसके कोई मारमूर लात वगैरह मार देते या फिर सिर की मार दे तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए उसको अलग रखो, अकेला रखो। प्रसव कक्ष व उसके आसपास का स्थान बिल्कुल साफ सुथरा व सूखा होना चाहिए, ड्राई रखना है, क्योंकि सूखे में वो भी सही रहेगी, साफ सुथरी रहेगी, जगह भी साफ सुथरी रहेगी, बार बार मतलब मूत्र विसर्जन करेगी वगैरह वगैरह, तो गीलापन नहीं रहे, उसके ज़्यादा गंदगी ना रहे। फर्श पर कुछ घास फूस आदि बिछा दो, सबसे बढ़िया रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पशु जो होता है ना, वो वैसे जब ब्याता है तब वो खड़ा खड़ा ही ब्याता है मोस्टली। तो जब खड़ा खड़ा ब्याता है तो नीचे वो उसका जो भी बछड़ा बछड़ी पाड़ा पाड़ी नीचे गिरेगा तो उसके भी ना लगे। और दूसरी बात, खुद भी जब बैठे तो वो थोड़ा पशु को बैठने में भी आराम रहे, तो ब्याते समय नवजात को भी कोई चोट नहीं लगे। क्योंकि वो जब इंसान खींचता भी है उसको हालांकि, लेकिन कभी कभी इंसान के ना खींचने से भैंस खुद भी मतलब ब्या जाती है, ऐसा बहुत बार होता है। तो वो अपने आप पाड़ा नीचे गिर जाता है, बछड़ा बछड़ी जो भी है, तो वो नीचे चोट ना लगे, उसके बिछा देना चाहिए कुछ घास फूस, कुछ भी सॉफ्ट चीज़ें, ताकि वो ऊपर वो गिरे तो लगे नहीं। और ब्याने की पीड़ा लंबे समय तक चले और मुतास आने लग जाता है, मतलब
मूत्र आने लग जाता है, मुतास आने की 3-4 घंटे बाद भी अगर बच्चा न होए भाई, जैसे कि उसके खूब पीड़ा हो रही है, उठ बैठ कर रही है, बार बार पेशाब कर रही है, मुतास लग रहा है, उसके 3-4 घंटे बीत गए लेकिन अभी भी बच्चा नहीं बाहर नहीं आया, तो फिर तुरंत पशु चिकित्सक को, डॉक्टर को, वेटरनरी डॉक्टर से मदद से उसे प्रसव करवाना चाहिए, क्योंकि पशु डॉक्टर जो होते हैं वो अपने हाथों में ग्लव्स वगैरह पहन के डिलीवरी उसकी कर देते हैं। ब्याने के बाद गाय या भैंस को अपन गुड़, अजवाइन या मेथी का मिश्रण करके, इन तीनों का आपस में मिश्रण करके, और वो भी उनको उबाल कर, ये ध्यान रखना कच्चा ज़्यादा सही नहीं रहेगा सब फर्स्ट टाइम डिलीवरी के बाद में, कि जैसे उसको भैंस या गाय या जो भी ब्याह गई है तो उसको गुड़, अजवाइन, आपको जैसे देखा भी होगा आप सबने, तो ये उबाल कर देना चाहिए, ठीक है, उबाल कर देना चाहिए। और अब सबसे बड़ी चीज़ है वो है जेर, कोई जर बोलते हैं। देखो अभी प्लेसेंटा होती है, वैसे तो ये इंग्लिश में जेर या जर, प्लेसेंटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे डिलीवरी होती है, अलग से क्वेश्चन आएगा आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि जैसे बच्चा बाहर आ गया, उसके बाद में जिस रास्ते से बच्चा योनि द्वार से ही, उससे ही एक जेर आती है। जेर मतलब वो एक पतली, जैसा कोई ऐसे कपड़े की जैसी वो लंबी सी होती है जेर, ठीक है, वो भी उससे ही, उसी रास्ते से आती है। वो कुछ देर में आ जाती है, कभी कभी 2 घंटे 3 घंटे, कभी कभी 7-8 घंटे लास्ट, इसके बाद तक जेर नहीं आती है तो फिर डॉक्टर संपर्क करना चाहिए। मैंने जेर की एक अलग से लिखा है, देखो कि जेर गिरने का इंतजार करना चाहिए, बिल्कुल इंतजार करना। क्योंकि जेर गिरने का इंतजार क्यों करना चाहिए, कभी कभी पशु क्या होते हैं जेर को खा जाते हैं, और जेर बड़ी गलत चीज है, तरीके से प्लास्टिक से भी बेकार है, वो पेट में जम जाती है, विष का काम करती है। इसलिए जेर गिरने के बाद उसको गड्ढा खोद के बूर दिया जाता है, उसको एकदम ढक दिया जाता है, ठीक है। क्या होती है जेर, एक बार देख लेते हैं, मैंने अलग से पॉइंट बनाया आपके लिए। जेर या प्लेसेंटा, ये देखो प्रसव के उपरांत, मतलब जैसे उसकी डिलीवरी हो गई, प्रसव हो गया, उसके उपरांत जेर के गिरने का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और जब तक ये अपने आप न गिर जाए, अच्छा खींचना नहीं है, ये ऑटोमेटिक अपने गिरेगी, ऑटोमेटिक गिरेगी, ठीक है, ऑटोमेटिक गिरेगी। ये अपने, मतलब जैसे कि अपना जब अपन मम्मी से अपन पैदा हुए थे, तो मम्मी से, माँ से बच्चा जुड़ा होता है उसकी नाभि से, तो जब वो बाहर आता है डॉक्टर उसको नाभि को काट के वहाँ पर उसको ऐसे बांध देते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो है वो धीरे धीरे पक जाता है, वो हट जाता है। वैसे ही इनका जो, ये भी यही ऐसा ही सिस्टम कुछ है। तो ये क्या होगा कि जब तक ये अपने आप न गिर जाए, पशु को खाने के लिए कुछ नहीं देना चाहिए, ये नियम है। जेर गिरनी चाहिए, जेर गिरने के बाद ही कुछ खिलाया जाता है, ठीक है। 8 घंटे पूरे होने के बाद भी अगर यदि जेर नहीं गिरे तो फिर पशु चिकित्सक से कांटेक्ट करना चाहिए कि भाई अभी तक पशु के जेर प्लेसेंटा नहीं गिरा। जेर समझ गए आप, ये ब्याने के बाद में आती है, एक लंबी सी होती है, काफ़ी वजन भी होता है उसमें, ऐसी बात नहीं है, ऐसा लंबा सा धीरे धीरे आती 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 खड़क से गिर जाएगी, ठीक है, तो वो जेर होती है। आप सब समझ भी रहे होंगे जेर क्या होती है। और फिर पशु के अयन का मतलब है जो गादी होती है जिसमें दूध होता है, भाई नीचे थन होते हैं, थन के ऊपर जो गादी होती है उसमें अब जब ब्याती है उस टाइम पर उसमें दूध काफ़ी खीस भरा होता है। वो छोटा बछड़ा होता है, उस ज़्यादा पी नहीं पाता, जबकि भैंस को फिर थोड़ा वजन फील होता है, तो उसका तनाव को कम करने के लिए थोड़ी देर में जो दूध है वो दूध लेना चाहिए। बस दूध नीचे गिरा दो चाहिए, क्योंकि 2-4 बार दूध तो शुरुआती जो खीस होता है तो वो अपन यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो गाढ़ा होता है, येलो होता है, थोड़ी बहुत वो सहन नहीं होता, फट भी जाता है वो, तो फिर वो बछड़ा जितना पिएगा बाकी नीचे थोड़ा सा गिरा देते हैं। प्रसव के पश्चात के, चलो भाई प्रसव हो गया, डिलीवरी उसकी हो गई, दूध भी थोड़ा हल्का कर दिया उसके, अब जो जननांग है उसके, योनि द्वार वगैरह, पीछे पूंछ वगैरह, उसको गर्म पानी के साथ थोड़ा गुनगुना पानी लेके साफ कर देना चाहिए, ताकि कोई बैक्टीरिया वगैरह ना हो, कोई मक्खियाँ ना बैठे, कोई एक तरह से उसको इन्फेक्शन ना फैले। तो जननांगों के बाहरी भाग और पूंछ को गुनगुने पानी, जिसमें अपन पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ दाने भी डाल सकते हैं, लाल दवा बोलते हैं इसको, इस पोटेशियम परमैंगनेट या लाल दवा, इसके थोड़ा सा दाने उसमें डाल के उसको पानी को हिला के बाल्टी जितना, और उसको भी धीरे धीरे उसको धो देना चाहिए, ठीक है। ये सिस्टम है ताकि एक प्रॉपर वे में डिलीवरी अगर किसी गाय भैंस की हो तो ये सब पशुपालकों को करना चाहिए। क्योंकि देखो होता है क्या है, पशु हैं, लेकिन पशु के दूध ने अपने को क्या क्या दिया है, अपने इतने बड़े दूध, दही, घी, मक्खन सब उसी से बनता है, ठीक है। तो जितना हम उसको साफ सुथरा रखेंगे, जितना हम उसको स्वस्थ रखेंगे, उतना ही स्वस्थ दूध मिलेगा हमें। तो ये चीज़ें हमें ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। यह है ब्याने के समय रखी जाने वाली सावधानियाँ। अब कुछ मैंने एक फैक्ट मैंने आपको जैसा कहा भी था कि वो सब अपने सारी बातें कर ली कैसे कैसे वगैरह। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है आज, जहां से, तभी तो मैंने कहा ना आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आना है, 100% क्वेश्चन आना है।
और हर क्लास को आप याद करते रहो, एक दिन याद करोगे बी पार्ट के अंदर कि वाह पूरा पेपर एज इट इज। ये विश्वास रखना आप, मैं बिल्कुल एनसीईआरटी को बिल्कुल फॉलो करते हुए आपके लेवल को ध्यान में रखते हुए बड़ी तपस्या मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ। हर सब्जेक्ट में आपको जबरदस्त तरीके से तैयारी करनी है, फिर लाइव टेस्ट में स्टार्ट कर देंगे तो सारे क्वेश्चन आपके इन्हीं में आपको मिलने वाले। ये फैक्ट क्या है कि दो ब्यात के बीच का अंतर, भाई जैसे भैंस या गाय अभी ब्याई है तो वापस कब वो प्रेग्नेंट होनी चाहिए और कब वापस ब्यानी चाहिए, ये जरूरी है। सीधी सी बात है, कोई भी पशुपालक गाय भैंस से उत्पादन अगर जो करता हो या अपने घर में भी दूध वगैरह काम में लेता हो तो वो यही चाहेगा कि उसकी भैंस जल्दी जल्दी या गाय जल्दी जल्दी ब्याए, ताकि दूध भी मिले प्लस उसके जो बच्चे हैं उनसे वापस कोई भैंस बने या पाड़ा बने, उनको बेच के वो कुछ उत्पादन कर सके। ये हमेशा हर किसान के पशुपालक की उम्मीद रहती है। सपोज अगर प्रथम ब्यात जनवरी में हुई है, जैसे प्रथम वर्ष की भैंस है और उसकी फर्स्ट प्रथम ब्यात अगर जनवरी में हुई है तो वापस पुनः गर्भधारण उसको मार्च से अप्रैल में प्रथम वर्ष मतलब उसी में कर लेना चाहिए। मतलब एक बात आपने सीख ली कि जैसे डिलीवरी हुई तो डिलीवरी के 3 महीने बाद 2-3 महीने लास्ट है, वापस वो गर्भ धारण कर लेनी चाहिए, प्रेग्नेंट हो जानी चाहिए भैंस। 2-3 महीने का भैंस के लिए स्पेस बहुत है, ये ध्यान रखना आप, बहुत जरूरी है। नहीं होती है तो फिर कृत्रिम गर्भाधान वगैरह भी आजकल सिस्टम है, क्योंकि भैंस का शरीर पे कोई असर नहीं पड़ता ज़्यादा, उसको अच्छा खान पान दो हो जाता है। और फिर ये मार्च अप्रैल वापस डिलीवरी मतलब प्रेग्नेंट हो जानी चाहिए, तो वापस सीधी सी बात है जब मार्च में होगी 10 महीने ब्याह जाएगी तो जनवरी या फरवरी में वापस वो द्वितीय ब्याह दूसरा ब्याह उसका हो जाएगा। फिर अगर वो फरवरी तक ब्याह जाती है तो अप्रैल या मई में वापस वो पुनः गर्भधारण कर लेनी चाहिए। फिर 10 महीने जोड़ लो, फरवरी मार्च में उसकी जो है तीसरे वर्ष में इस तरीके से ब्याह हो जाती है, मतलब वापस ब्याह जाती है। पहली बार ब्याही जनवरी में, पुनः गर्भधारण कर लिया तो वापस जनवरी से फरवरी में दूसरा ब्याह हो जाना चाहिए, ठीक है, ताकि वो मतलब 12 महीने हो गए, हर 12 महीने में भैंस ब्याती रहे। 2-2 महीने गैप बहुत है, 10 महीने भैंस ब्याती है तो 2 महीने गैप दे तो 12 महीने हो गए, तो हर 12 महीने 13 महीने में 13 महीने तक चल सकता है, 14 महीने तक चल सकता है, मतलब ऐसे ब्यात होना चाहिए, प्रॉपर टाइम है। तो ये चीज़ भी अपन को याद रखनी है कि आपसे अगर प्रॉपर वे में पूछे, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे अगर यहाँ पर जनवरी की जगह फरवरी कर दे तो यहाँ पर मार्च की अब मई जून हो जाएगा। लेकिन अपन को याद क्या रखना है, अपने को याद ये रखना है कि 12 महीने या फिर 13 महीने या 14 महीने, इनमें से कोई सा भी डाटा है वो सब सही है। 12, 13, 14 महीने में हर भैंस की ब्यात हो जानी चाहिए। ज़्यादा बढ़िया रहेगी 12 महीने, क्योंकि 10 महीने तो वो पेट में रखती है बच्चे को, 10 महीने तो हो जाएंगे, 2 महीने का उसको ब्रेक दे दो, ठीक है, ब्याने के बाद में वापस प्रेग्नेंट, तो 10 महीने वापस इसमें जुड़ जाएंगे। तो मतलब हर बारी भैंस 12-12 महीने ब्याती रहनी चाहिए, तब सही रहता है। 12-13 ये ध्यान रखना, ठीक है। एक फैक्ट है यौवनारंभ, पबर्टी क्या होती है भाई। गाय भैंस में यौवनारंभ, जैसे इंसानों में अपना यौवनारंभ होता है वैसे ही इनमें भी पबर्टी होती है, यौवनारंभ होता है। तो यौवनारंभ की डेफिनेशन क्या होती है, सीधे सीधे प्रश्न आएंगे यहाँ से, कि वह अवस्था जिसमें पशु लैंगिक दृष्टि से प्रौढ़ हो जाता है, मतलब मैच्योर हो जाता है और उसमें द्वितीय लैंगिक लक्षण आ जाता है। सेकंड, जैसे कि अपने में लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, एडम्स एप्पल बाहर आना, ये सब गर्ल्स में आवाज का पतला होना, स्तनों का विकास होना, ये सब ये चीजें होने शुरू हो जाती है। वैसे ही इसमें भी, इनमें भी ऐसा ही है कि इनमें क्या होगा कि पशु लैंगिक दृष्टि से प्रौढ़ हो जाता है, इसमें भी ये जो द्वितीय लैंगिक लक्षण है वो शुरू हो जाते हैं। समझ पा रहे हो ना, जो अपनी तरह इंसानों में होता है वो इनमें होने लग जाता है। फिर होगा क्या कि प्रजनन अंग जिनके इतने भी है, थन वगैरह, उनका थोड़ा डेवलपमेंट होगा, उनका आकार बढ़ जाएगा, प्रजनन अंगों का भी और थनों का भी, सभी का आकार बढ़ने लग जाएगा, मतलब योनि द्वार भी थोड़ा बढ़ने लग जाएगा, प्रजनन इनके जो थन होते हैं वो भी बढ़ने लग जाएंगे। और ये चीजें हमें जरूर ध्यान रखनी, इसे बोलते हैं यौवनारंभ, ठीक है ना। चलो ये पबर्टी होगी इसकी, मतलब किशोरावस्था होगी। अब फिर भी मैंने ये जो फैक्ट लिखा है ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। यौवनावस्था जो है, ये हेडिंग है यौवनावस्था। हेडिंग क्या है, यौवनावस्था। हेडिंग लगाना है यौवनावस्था। यौवनावस्था हेडिंग है कि भाई यौवनावस्था इनमें आती कब है भाई। जैसे अपने के अंदर कह दिया 12 साल, 14 साल, 15 साल, ठीक है। इनमें होता है कि अगर भारतीय गाय है तो हेडिंग लगाना यौवनावस्था, ये हेडिंग है। फिर नीचे वाला लाइन से लिखना भारतीय गायों में 24 माह में यौवनावस्था आ जाती है, मतलब 2 साल होते ही भारतीय गाय जो है वो प्रेग्नेंट होने के लायक बन जाती है, यौवनावस्था आ जाती है। लेकिन अगर संकर गाय है तो वो 18 महीने लेती है, सिर्फ 1.5 साल बस।
और भैंस जो होती है वो 30 माह लेती है। 30 माह का मतलब है लगभग 2.5 साल, लगभग नहीं फिक्स 2.5 साल हो गए। और बकरियां 1 साल 12 महीने। भेड़ मात्र 10 महीने में भी वो यौवनावस्था उसमें आरंभ हो जाती है, मतलब कि वो प्रेग्नेंट होने लायक बन जाती है, मैच्योर हो जाती है। ये टाइम पीरियड एग्जैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा प्रश्न यहां से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। भारतीय गाय को 24 माह, संकर गाय को 18 माह, भैंस को 30 माह, बकरी को 12 माह और भेड़ों को 10 माह। फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। अगले फैक्ट, गर्भकाल। देखो ये फैक्ट अपन जितने भी नंबरिंग करी है मैंने, नंबर 1 तो ये फैक्ट, नंबर 2 ये फैक्ट, इसको चाहो तो नंबर 3 भी बोल सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, उसी में आ जाएगा। नंबर 3 है गेस्टेशन, यानी कि गर्भकाल क्या होता है। गर्भकाल का मतलब है, मतलब वो उसका प्रेग्नेंट होना, गर्भ धारण करना। तो गर्भ धारण की कुल समयावधि को गर्भकाल कहते हैं भाई। जैसे भैंस का 10 महीना 10 दिन, गाय का 9 महीना 9 दिन, ये उसका गर्भकाल है। डेफिनेशन से प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो गर्भकाल का कुल समयावधि, मतलब गर्भ धारण का, कि वो गर्भ धारण किए हुए कितने दिन हो गए, ये पूरा टाइम पीरियड, प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड जो होता है वो गर्भकाल कहलाता है, गेस्टेशन कहलाता है। अब गर्भकाल की 3 अवस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहली अवस्था को बोलते हैं डिम्ब अवस्था, पीरियड ऑफ ओवम। दूसरी भ्रूण अवस्था, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो। तीसरी गर्भ अवस्था, पीरियड ऑफ फेटस। अब देखो ये जो होता है डिम्ब अवस्था, ये 10 से 14 दिन की होती है। ओवम, जो पीरियड ऑफ ओवम होता है, मतलब जैसे भ्रूण, सबसे पहले भ्रूण बनता है, फिर भ्रूण का विकास होता है ना, वैसे ये है। दूसरा 15वें से 45 दिन तक जो है वो है एम्ब्रियो, मतलब भ्रूण अवस्था रहती है। उसके बाद में 46वें दिन से प्रसव तक वो होता है गर्भ अवस्था, फीटस। ये ध्यान रखना आप, एज इट इज रट लो, याद कर लो। डिम्ब अवस्था, भ्रूण अवस्था, गर्भ अवस्था, टाइम पीरियड। डिम्ब अवस्था 10 से 14 दिन, भ्रूण अवस्था 15 दिन से 45 दिन, 45 के बाद 46वें दिन से लेके पूरा प्रसव काल जो 10 महीने 10 दिन या 9 महीने 9 दिन जो भी होगा गाय भैंस, उस अकॉर्डिंग तक ये गर्भावस्था कहलाती है। तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डिम्ब, भ्रूण, गर्भ, ठीक है। फिर है ये जो मैंने आपको गाय भैंस का तो बता भी दिया था, विभिन्न पशुओं का गर्भकाल, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स का जो है जो प्रेगनेंसी टाइम होता है वो क्या है। प्रेगनेंसी टाइम देखो, अगर गाय पशु है तो 9 महीने 9 दिन, अगर भैंस है तो 10 महीने 10 दिन, अगर सुअरी है, सुअरी सूर होता है ना, सुअरी 3 महीने 3 सप्ताह 3 दिन, ये फिक्स टाइम पीरियड होता है। घोड़ी 11 महीने 11 दिन, याद रह जाएगा ना। वैसे भी कहता है ना कि घोड़ी जब करते हैं तो शगुन के तौर पे वो 21 31 51 11 ऐसा, तो ऐसा मान लो कि 11,000 वाली बात है कि 11 महीने 11 दिन। ऊंटनी 13 महीने 13 दिन, ऊंटनी में ऊ आता है, ऊ 13 में भी 3, ऐसे 13 महीने 13 दिन, ठीक है ना। भेड़ व बकरी, भेड़ बकरी 5 महीने 5 दिन बस। कुतिया, कुतिया तो बस 2 महीने 2 दिन, 2 महीने 2 दिन। और हथनी जो होती है 20 महीने 20 से 22 महीने तक होती है, लगभग 2-2 साल भी खींच देती है, लेकिन नहीं 20 से 22 एग्जैक्ट, 1 वर्ष 9 महीने। टाइम पे ध्यान रखना, 1 वर्ष 9 महीने, 2 साल नहीं होती भाई पूरी, 1 वर्ष 9 महीने। ये टाइम पीरियड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार याद करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आपके आना है, डेफिनेटली, ठीक है ना, 100% इंपॉर्टेंट। फिर है विभिन्न पशुओं की प्रसव क्रिया। प्रसव क्रिया होती है ना, उसके भी नाम है। अगर गाय भैंस की डिलीवरी आप करवा रहे हैं तो उस प्रसव क्रिया को बोलते हैं काल्विंग, ठीक है ना। ये इंग्लिश में लिखा आता है, वरना आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो काल्विंग या कल्विंग, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। काल्विंग या कल्विंग एक ही बात है, आप अपने हिसाब से कर लेना। केल्विन भी कहते हैं कोई कोई, वो प्रोनाउंसिएशन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बोर्ड में अपने हिसाब से लिखा हुआ जाता है, मतलब सॉरी वो एग्जाम में कैल्विंग। एक होता है भेड़, लैम्बिंग, ठीक है। भेड़ क्या है, लैम्बिंग है, लैम्बिंग, ओके। और किडिंग, बकरी तो किडिंग है, बकरी क्या है, किडिंग, बकरी को बोलते हैं किडिंग। और ये फॉलिंग, घोड़ी फॉलिंग, ठीक है, तो आप इसको बोलते हो फॉलिंग, वो फॉलिंग फॉलिंग एक ही बात है। सुअरी होती है वो फैरोविंग, ठीक है ना, फैरोविंग, फैरोविंग हो जाएगी सुअरी। और ये वेल्पिंग, ये क्या हो जाएगी, वेल आधा साइलेंट है वैसे वो वेल्पिंग, ऐसा कर लेना, चलो वेल्पिंग एक ही बात है। स्पेलिंग ऊपर नीचे, प्रोनाउंसिएशन का कोई ज़्यादा वो लोड नहीं लेना, लेकिन आपको याद करनी है भाई कैसे कैसे करके। गाय भैंस काल्विंग है ना, ऐसा मान लो कि काऊ है,
भाई गाय काऊ है और भैंस एक ही बात है। तो काऊ में सी आता है ना, तो कैल्विंग में भी सी आता है। भेड़, भेड़ में लैम्बिंग, ठीक है। बकरी में किडिंग, घोड़ी हॉर्स लेकिन फॉलिंग, स्वरी फैरोविंग, कुतिया वेल्पिंग, ठीक है। एक तरीके से अपने हिसाब से एडजस्ट करना, वैसे कोई ज्यादा बार बार हर जगह ट्रिक नहीं लगानी चाहिए, बाकी ज्यादा ट्रिकें भी याद नहीं होती। एक दिन ऐसा आ जाता है कि ट्रिक जो याद की ट्रिक ही भूल गए, ठीक है। तो बार बार प्रैक्टिस जब करोगे ना, इसको 5-10 बार पढ़ लोगे ना, तो ये सामने यूं छप जाते हैं। ये ऑप्शन में वही टिक होता है कि कुतिया वेल्पिंग, सोरी फॉलोइंग, मतलब वो ऑटोमेटिक पता चल जाए, घोड़ी फॉलिंग, किडिंग, लैम्बिंग, कैल्विंग, ठीक है ना, वेरी इजी। फिर एक नोट लिखा है भाई कि गाय को ब्याने के 60 से 90 दिन के भीतर ही गर्भधारण, यही तो मैंने कहा ना भाई, नोट भी लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। 60 से 90 दिन होते मतलब 2 महीने अगर हो गए ना, 2 से 3 मान लो लास्ट, वो तो मैंने कहा था 12-13 महीने में हर बार गाय भैंस ब्याते रहने चाहिए। तो 60 या 90 दिन के भीतर वापस प्रेग्नेंट हो जानी चाहिए भैंस या गाय। ये गाय लिखा है लेकिन वो गाय के साथ भैंस भी होती है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है तो फिर अपन उचित उपाय का मतलब यहां पर है कृत्रिम गर्भाधारण, ठीक है ना, जो अपन पढ़ेंगे, बहुत गजब का टॉपिक पढ़ाऊंगा, बहुत शानदार। कृत्रिम गर्भधारण बोलते हैं इसको। कृत्रिम गर्भधारण भी जो है इसमें कराकर भी अपन कर सकते हैं, ठीक है ना, कृत्रिम गर्भधारण। एक लास्ट पॉइंट लिख लो, छठा, मध्यकाल क्या होता है। मध्यकाल या कहते हैं ना कि अब भैंस का ये मध्यकाल है, भैंस या गाय का, या भैंस या गाय गर्मी में आ गई, या भैंस या गाय ताव में आ गई, या फिर पाली में आ गई। ये फेमस वर्ड है गाँव का, पाली में आ जाना। मतलब जब मादा पशु, जो भी गाय है तो गाय भैंस मादा, वो नर पशु के साथ संभोग की स्थिति या संभोग की इच्छुक हो, ठीक है, इस स्थिति को जो है, इस अवधि को मध्यकाल या गर्मी या ताव या पाली में आना बोलते हैं। ये आना जरूरी, ये आएगी तभी प्रेग्नेंट होगी, तभी उसके बच्चा होगा, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट लिखे हैं भाई। एक तो ये पॉइंट था, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट, ठीक है ना। 6 के 6 पॉइंट अच्छे से याद कर लेना। अब लास्ट चीज ले लेता हूं कि पशु में जो मध्यकाल आता है, या पशु जो गर्मी आती है, या पशु जो ताव में आता है, या पशु जो पाली में आता है, उस टाइम उसके लक्षण कैसे होते हैं, आपको पता कैसे चलेगा कि अभी, क्योंकि वो टाइम पीरियड ज्यादा नहीं होता, 13-14 घंटे का ही होता है। मैंने शायद लिखा होगा कहीं पर, हाँ, ये 14-16 घंटे के अंदर अंदर, जैसे अगर भैंस पाली में आ रखी है तो 14-16 घंटे में पाड़े से उसको मिलाना पड़ता है, या भैंसे से मिलाना पड़ता है। और अगर गाय है तो फिर उसको बैल से मिलाना पड़ता है। 14-16 घंटे के बाद में टाइम वो काम नहीं आता, फिर उसी टाइम पर वो प्रेग्नेंट होगी, वरना उसमें होगी भी नहीं। ये टाइम पीरियड भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ध्यान रखें कि पशु में मध्यकाल या गर्मी या ताव या पाली में लक्षण क्या होंगे। लक्षण ये रहेंगे कि जानवर बड़ा उत्तेजित होगा, उत्तेजित अवस्था में रहेगा, कूदेगा, उछलेगा, एक दूसरे पशु पे चढ़ेगा, मतलब उत्तेजित, उतावला रहेगा बहुत ज्यादा। और जानवर बड़ी बेचैनी और घबराहट में रहेगा, और पशु चारा खाना कम कर देगा। और जो जानवर गर्मी में है वो दूसरे जानवरों को चाटेंगे, और दूसरे जानवरों को बड़े सूंघेंगे, चाटेंगे, और दूसरे जानवरों के ऊपर चढ़ने की भी कोशिश करते हैं वो। ये सब प्रोसेस चलती है 14 से 16 घंटे तक। ये ध्यान रखना, बार बार पेशाब आएगा उसके, योनि से स्पष्ट थोड़ा बहुत श्लेष्मा व्हाइट कलर सा, जो कि डिलीवरी के टाइम पर भी आता है, वो थोड़ा सा निकलने दिखाई देने लग जाता है। पूंछ ऊंची करके रखता है, पूंछ ऊंची स्थिति में रखता है, अगर गलती से खोल दे तो भाग जाता है, पशु उस टाइम बांध कर रखना पड़ता है, वरना भाग जाता है, छुड़ा के भाग जाता है। और अगर दूध देने वाला है, सेकंड, दूसरी तीसरी ब्यात है, तो दूध का उत्पादन भी थोड़ा कम हो जाता है। फर्स्ट टाइम डिलीवरी टाइम तो दूध कहाँ से देगा, लेकिन सेकंड थर्ड टाइम अगर वो दूध भी दे रहा होता है भैंस या गाय, तो उसका उत्पादन भी, मतलब दूध भी कम देती है। तो ये सिस्टम है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन था ये, आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन था, वो अपने आज कंप्लीट किया है। पार्ट 8 बड़े ढंग से याद करना, एक एक कदम अपन चल रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ते हुए जा रहे हैं, बहुत गजब की तैयारी होने वाली है। विश्वास रखें, पढ़ते जाएं, नोट्स प्रॉपर बनाएं, एक दिन याद करोगे कि पूरा पेपर हूबहू जबरदस्त तरीके से तैयारी करें, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। बस टारगेट अपना ये है कि मार्च के एंड तक अपना ये सिलेबस बी पार्ट का मैथ साइंस कंप्लीट हो। बस आप पढ़ते जाओ। कल जो है मैथ्स के लगातार 2 क्लास आने वाली है, जबरदस्त मजा आ जाएगा पढ़ के, ठीक है, जिसमें अपना एक तो संख्या पद्धति का बाकी पेंडिंग है, एक नया टॉपिक 1 शॉट रखूंगा। मस्त रहें, बेफिक्र रहें, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, ठीक है, ओके।